तो चलिए बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम लोगों को टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइपोल डिस्कशन किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे, काफ़ी अच्छे से डीप में स्टडी किया था, जेईई एडवांस लेवल पे स्टडी किया था। इसमें हम लोगों को टॉर्क स्टडी करना है, डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल भी आपको बोरियत फील नहीं होगी। वैसे तो मेरे किसी भी लेक्चर में आपको बोरियत फील नहीं होगी अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगे किसी लेक्चर में तो इस लेक्चर में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 100% इंटरेस्टिंग है, टॉर्क है, रोटेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। अगर आपको नहीं आता है रोटेशन का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। हालांकि बेस्ट तरीका तो ये है कि 12th में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके 11th भी रिवीजन करते हुए चलें आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और अग्रणी एडुसर्व के इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन का क्या मतलब है ये मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, इसका अलग से एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, हेडिंग बनाएंगे, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिएगा इसको करेंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले सबसे आसान तरीका करने का ये है कि हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। ये जो टॉर्क हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ऐसे लिखना, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो बेटा। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म बना दिए, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस हमने प्लेस कर दिए, एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे। यहाँ चार्ज है -q, यहाँ चार्ज है +q। तो डाइपोल तो आपको दिख गया, दो पोल्स इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस। अब इसमें एक इमेजिनरी रॉड बना दो। मान लो कि दोनों चार्ज एक रॉड के दोनों एंड्स पे प्रेजेंट हैं, और मेरी तरह डिस्को रॉड मत बनाना, आप अच्छा सा रॉड बना लेना। ये मैंने रॉड बना दिया। रॉड के दोनों एंड पे चार्जेस प्लेस किए गए हैं और इन दोनों ही चार्जेस पर देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ अज्यूम किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस एंड पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स ऐसे लगेगा और वो होगा Q × E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये -q है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q × E। +q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, -q पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लिया दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस L है, तो ये उनका सेंटर हो गया और सेंटर से ये डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया बेटा L/2, और ये डिस्टेंस भी हमने अज्यूम कर लिया L/2। दोनों डिस्टेंस L/2 अज्यूम कर लिया। आपको पता है बच्चे, अगर ये एक रॉड है तो ये फोर्स इस रॉड को आगे ले जाने की कोशिश करेगा और ये फोर्स इस रॉड को पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये रॉड ऐसे टर्न हो जाएगा। यानी कि इस रॉड पर एक टॉर्क लगा। टॉर्क का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सके। तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा इस QE की वजह से। तो इस एंड पर एक टॉर्क लग गया ऐसे,
और उसको हमने बोल दिया टॉर्क नंबर 1, और इस एंड पे एक टॉर्क लग गया ऐसे, उसको हमने बोल दिया टॉर्क नंबर 2। अगर हम इस रॉड के ऊपर नेट टॉर्क देखें तो वो नेट टॉर्क होगा टॉ नेट इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। बेटा होशियारी से देखना, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 का डायरेक्शन सेम है। टॉर्क 1 एंटी क्लॉकवाइज में है, सॉरी क्लॉकवाइज में है, टॉर्क 1 क्लॉकवाइज में है और टॉर्क 2 भी क्लॉकवाइज में है। जब दोनों क्लॉकवाइज में है, ये भी है क्लॉकवाइज में, यहां पे लिख देना क्लॉकवाइज, और ये भी है बेटा क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज में है, तो जाहिर सी बात है दोनों जुड़ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जो नेट टॉर्क होगा वो नेट टॉर्क इज इक्वल टू, देखना बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, इस टॉर्क को हम फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर भी लिखते हैं। तो फोर्स क्या है बेटा QE, और इस QE के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस L/2 के कंपोनेंट्स निकाल दो, तो L/2 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये हो जाएगा L/2 का cos थीटा और ये हो जाएगा L/2 का sin थीटा। अगर हमने ये एंगल थीटा मान लिया तो ये लाइन हो जाएगा L/2 sin थीटा। आप समझ गए होंगे, ये एंगल हमने थीटा माना है बेटा, तो यहाँ पे छोटा सा ये एंगल थीटा होगा, और ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक L/2, तो इस L/2 का एक कंपोनेंट L/2 cos थीटा हो जाएगा थीटा के तरफ, और उसके परपेंडिकुलर L/2 sin थीटा हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाया जाएगा, और ये जो डिस्टेंस निकलेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा L/2 का sin थीटा। इस डायग्राम में आपको दोनों लाइन इक्वल नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में ये इक्वल है, इसको थोड़ा और नीचे लेकर के आना, तो L/2 sin थीटा यहाँ पे, L/2 sin थीटा यहाँ पे, दोनों ऐड हो जाएगा। तो अब हमें मिल जाएगा इस केस में नेट टॉर्क फोर्स Q इंटू ई, टॉ1 देखेंगे तो टॉ1 है QE फोर्स, और इस QE के परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 sin थीटा, तो ये हो जाएगा L/2 sin थीटा। टॉर्क 2 लिखें अगर हम, तो यहाँ पे टॉर्क 2 फोर्स, और इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 sin थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा QE इंटू L/2 का sin थीटा। नाउ वी हैव नेट टॉर्क इज इक्वल टू QE L/2 sin थीटा, QE L/2 sin थीटा में मिल जाएगा QEL sin थीटा। इसको ऐसे लिखो Q इंटू L इंटू E sin थीटा। देखना डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, इस माइनस साइन से हमें मतलब नहीं है, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड Q है और इनके बीच का डिस्टेंस L है, तो Q इंटू L हो जाएगा P, और हमें नेट टॉर्क मिल जाएगा, नेट टॉर्क टॉ नेट इज इक्वल टू PE sin थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें नेट टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा को हम P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो या तो बेटा P क्रॉस E होगा, या फिर नेट टॉर्क इज इक्वल टू E क्रॉस P होगा। अब चेक करते हैं दोनों में से सही कौन सा है। P क्रॉस E और E क्रॉस P कौन सा सही है? एक काम कर बेटा, माइनस Q प्लस Q, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस Q से प्लस Q के तरफ डाइपोल मोमेंट जा रहा होगा ऐसे, ये रहा वेक्टर P, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। हमें नेट टॉर्क किस तरफ मिला बेटा? यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, तो ये पूरा क्लॉकवाइज नेट टॉर्क मिला है।
तो अगर हम P क्रॉस E करेंगे, P क्रॉस E, तो वो क्लॉकवाइज मिलेगा। ऐसे फिंगर्स किस तरफ जा रहे हैं बेटा? क्लॉकवाइज की तरफ जा रहे हैं। या तो आप ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख लो, या फिर आई कैप, जे कैप, के कैप में देख लो। अगर आपने यहाँ पे QE क्रॉस L/2 साइन थीटा किया, तो इसको क्रॉस ऐसे करोगे तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। इसको आप x एक्सिस मान लो, इसको आप y एक्सिस मान लो, और प्लेन के परपेंडिकुलर आप z एक्सिस मान लो। तो जैसे ही आप QE इंटू L/2 साइन थीटा करोगे तो थंब जाएगा अंदर की तरफ, के कैप की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर भी जाएगा अंदर की तरफ। तो इस केस में QE इंटू L/2 साइन थीटा दोनों ऐड हो जाएगा। या तो आप के कैप लिख दो, या फिर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख दो। तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पे देखेंगे P क्रॉस E करेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा, और E क्रॉस P करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो P क्रॉस E क्लॉकवाइज और E क्रॉस P एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज वाला सही होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला गलत होगा। तो P क्रॉस E सही होगा, E क्रॉस P गलत होगा। तो नेट टॉर्क हमें P क्रॉस E मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो टॉर्क ऐसे निकलेगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ केस देखते हैं। एकदम होशियारी के साथ पढ़ाई कीजिएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं है, समय है हमारे पास। अच्छे से पढ़ाई करते हुए समझ समझ के पढ़िए। केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री उसमें हमने डाल दिया। थीटा 0 का मतलब ये है, थीटा मतलब P और E के बीच का एंगल है। हमने अभी क्या लिखा है? P साइन थीटा, तो P क्रॉस E कर दे तो जो थीटा है ना बेटा, वो P और E के बीच का एंगल है। तो इस केस में हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। बस इतना काफ़ी है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक रॉड यूं डाल दिया। इस रॉड के इस एंड पे -q होगा, रॉड के इस एंड पे +q होगा। तो आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट होगा बेटा, वो -q से +q की तरफ वेक्टर p होगा। P और E के बीच में एंगल 0 डिग्री है इस केस में। तो टॉर्नेट इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है, तो टॉर्नेट हमें मिल जाएगा PE साइन 0 डिग्री। अगर साइन 0 हुआ तो नेट टॉर्क हमें 0 मिल गया। साइन 0 इज 0। टॉर्क 0 होने का मतलब क्या हुआ बेटा? टॉर्क मैंने आपको बताया था एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करा देता है। तो इस केस में रोटेट कराने वाला फोर्स नहीं है, 0 है। यानी कि बच्चों हम लिख सकते हैं नो रोटेशन। अगर ये रोटेशन नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। केस नंबर 2 स्टडी कर लेते हैं, ऐसे ही 180 डिग्री पे देख लेते हैं। केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैमरा क्लियर है? यस। अगर थीटा 180 डिग्री है तो क्या होगा? तो अब वही बनाएंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। 1 2 3 4, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पुट कर दो -q और यहाँ पुट कर दो +q, और माइनस और प्लस के बीच में एक इमेजिनरी रॉड अज्यूम कर लो। अब देखना, जो इस केस में वेक्टर p होगा -q से +q की तरफ होता है,
तो वेक्टर p का डायरेक्शन ये रहा, माइनस q से प्लस q के बीच में, e और p के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो देखना जरा क्या करेंगे। अगर हम इस केस में नेट टॉर्क लिखे तो टॉर्नेट इज इक्वल टू p क्रॉस e होता है बेटा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री भी तो जीरो ही होता है, तो बेटा नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो आ गया। इस केस में भी नेट टॉर्क जीरो हुआ। अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो यहाँ पर भी रोटेशन नहीं होगा और ये इक्विलिब्रियम के केस में होगा, नो रोटेशन। बट एक प्रॉब्लम है, अगर हमने इसको जरा सा टिल्ट किया, ये ऐसे रखा हुआ, अगर हमने इसको जरा सा टिल्ट किया तो यहाँ पे प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ फोर्स लग रहा होगा और माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और ये तुरंत ऐसे रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री पे। तो जरा सा भी इसको अगर टिल्ट कर दिए, इस केस में जरा सा भी एक छोटा सा इंपल्स प्रोवाइड करोगे तो ये टिल्ट हो जाएगा और टिल्ट होकर के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी कि अभी इस केस में रोटेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस पे फोर्स लगाने पे, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करने पे ये टिल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये हुआ नेट टॉर्क, इस केस में इतना है, जीरो आया। ऐसे ही केस नंबर 3 देख लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये एक और लाइन बना दो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इसमें हमने यहाँ पे प्लेस किया माइनस क्यू, यहाँ पे प्लेस किया प्लस क्यू, और इसको हमने ऐसे एक इमेजिनरी रॉड बना दिया। अब आपको पता है प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ फोर्स लग रहा होगा ऐसे, Q इंटू ई, माइनस क्यू पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई। तो अब इस केस में अगर हम चेक करेंगे तो देखो क्या होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्नेट इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है बेटा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होगा, और साइन इस केस में है 90, और मेरे होशियार बच्चे जानते हैं साइन 90 1 होता है। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई आ गया। यानी कि इस केस में टॉर्क जीरो नहीं है तो रोटेशन तो होगा, और ये नो इक्विलिब्रियम का केस होगा। जैसे ही इसको छोड़ेंगे एस से इस तरीके से दोनों रोटेट कर जाएगा, तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। और इसी केस में जो हमें टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो अगर आप एक स्टेटमेंट बनाना चाहो तो बना सकते हो कि when angle between electric field and electric dipole is 0 degree then there is a stable equilibrium and no rotation। इसको इक्विलिब्रियम तो हमने माना ही है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टेबल लिख सकते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। when angle between electric field and dipole moment is 180 degree then there is no rotation but it's unstable equilibrium। When angle between electric field and electric dipole is 90 डिग्री, इस केस में माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये डाइपोल हुआ और 90 डिग्री आया, तो हम यहाँ पे नेट टॉर्क लिखेंगे P इंटू ई आ जाएगा। यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है और ये मैक्सिमम टॉर्क होगा, और यहाँ पे रोटेशन होगा, नो इक्विलिब्रियम का केस है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। वो एग्जाम्पल पहले आ चुका है, मेंस में भी आया हुआ है, नीट में भी आ सकता है, आया हुआ है, PYQ उठा करके देख लेना, उस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे हर तरह के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे।
रिसेंटली आया है, आई थिंक 2021-22 के आसपास ही एक बढ़िया सा बड़ा सा क्वेश्चन आया है। उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in a uniform electric field it is in a stable equilibrium position, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, या स्टेबल ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ वी स्लाइटली पुश और पुल इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। Find time period of oscillation। तो जैसे मान ले बेटा, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल प्लेस कर दिया -q + q। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ही होगा, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब देखना, अगर ऑसिलेशन स्टार्ट होगा तो हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के लिए हम सबको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा होगा तो ऑसिलेशन में फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और टॉर्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये केस होता है। तो यहां भी ऑसिलेशन हो रहा है, तो यहां पे जो टॉर्क आएगा बेटा, टॉर्क, वो टॉर्क अभी हमने निकाला था पीई साइन थीटा। तो पीई साइन थीटा निकला है, और टॉर्क इज इक्वल टू, पहले से हम जानते हैं, आई अल्फा होता है। यहां पे कहा गया है स्लाइटली पुश या पुल, स्लाइटली पुश या स्लाइटली पुल कर दिया हमने। तो इस केस में जो थीटा होगा वो वेरी स्मॉल होगा। तो जब थीटा वेरी स्मॉल हुआ तो हम साइन थीटा को बेटा थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो आई अल्फा होगा वो पी ई इंटू थीटा होगा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू पी ई अपॉन आई इंटू थीटा, एंड हम जानते हैं कि ऑसिलेशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है। तो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई अपॉन आई आ गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई अपॉन आई आ गया, एंड वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड यहाँ से निकल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा का मतलब अंडर रूट आई अपॉन पी। ये रहा बेटा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। काफ़ी अच्छा सा एक क्वेश्चन है, और जब भी ऑसिलेशन का केस आएगा, टाइम पीरियड निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा, तो इस तरीके से आप निकाल लेना। एसएचएम का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑसिलेशन के केस में अगर लीनियर ऑसिलेशन होगा तो लीनियर ऑसिलेशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर एंगुलर ऑसिलेशन होगा तो एंगुलर में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। एंगुलर ऑसिलेशन अच्छे से समझ करके इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद अ डाइपोल।
ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस में इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जेई मेंस में 2020 के बाद बहुत सारे पेपर्स हो रहे हैं एक साल में, तो अब वो लोग बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डाइपोल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। जब हम पीवाईक्यू लास्ट में डिस्कस करेंगे तो वहाँ उसको डिस्कस कर देंगे। टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ डाइपोल। तो जैसे हम सबको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम सभी हम पढ़े हुए हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देयरफॉर हम लिख सकते हैं du इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो माइनस ऑफ w बाई EF लिख सकते हैं हम, यानी कि du इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम टॉ डॉट डी थीटा लिख सकते हैं। अरे हाँ भाई, जो हमने बनाया था ना अभी ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल ऐसे प्लेस कर दिया, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में हमने डाइपोल ऐसे मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और डाइपोल है ऐसे वेक्टर पी, और इन दोनों के बीच में ये एंगल हमने थीटा मान लिया। तो अगर इस केस में रोटेशन हो रहा होगा तो टॉ डॉट डी थीटा तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। तो माइनस ऑफ टॉ डॉट डी थीटा लिख दिया। टॉर्क, फोर्स को हम वर्क डन अगर हमें लिखना होगा तो फोर्स डॉट डी एक्स लिखेंगे ना, एफ डॉट डी एक्स, तो उसी में टॉ डॉट डी थीटा भी लिख सकते हैं। एंगुलर टर्म आ गया है, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इस टॉर्क को हम माइनस पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं। और ये किस तरफ लग रहा है बच्चों? तो ये लग रहा होगा के कैप के तरफ, डॉट डी थीटा के कैप। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। अरे हाँ भाई, इस केस में जो रोटेशन होगा माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई लगेगा, प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ Q इंटू ई लग जाएगा, तो इसका रोटेशन होगा। और रोटेशन Q इंटू ई और L/2 साइन थीटा आपका ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें QE इंटू L करोगे आप, तो फिंगर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स से L/2 के तरफ कर्ल करोगे, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा। यहाँ से हमने यही लिखा था, ये रहा आपका बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 साइन थीटा। तो PE को L/2 के तरफ कर्ल करोगे तो थंब जा रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि Z एक्सिस की तरफ। Z एक्सिस को हमने मान लिया है के कैप, तो ये आ गया। तो PE साइन थीटा के कैप डॉट डी थीटा के कैप, के कैप डॉट के कैप होता है 1, तो हमें मिल जाएगा du इज इक्वल टू PE साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन। जब थीटा 1 है तो उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी U1 हमने मान लिया। जब थीटा 2 हुआ बेटा तो उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी हमने U2 मान लिया। du का इंटीग्रेशन U हो जाएगा और लिमिट लगाएंगे U1 से U2 तक। दिस विल बी इक्वल टू PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस साइन हमने बाहर निकाल दिया, कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो हमें U2 माइनस U1 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये रहा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 इज इक्वल टू
माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। माइनस साइन को अंदर भेजने की जरूरत नहीं है। हमने मान लिया लेट द रेफरेंस पोजीशन इज थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि शुरू में ये रॉड ऐसे वर्टिकल था और बाद में हमने इसको छोड़ा तो ये टिल्ट होकर के थीटा डिग्री पे आ गया। तो जब थीटा 1 90 डिग्री हुआ तो कॉस 90 होता है, कॉस 90 होता है बच्चे 0। तो कॉस 90 0 हुआ तो उससे एसोसिएटेड u1 हो गया 0। जब वो ऐसे होगा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से इनिशियली ऐसे रखा होगा तो P और E के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। जब P और E के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उस केस में हो गया 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हुआ 0। अब देखना u1 हो गया 0 तो u2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा आ गया। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। हम इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।